पिछली वीडियो में हमने कवर किया था बेसिक फर्स्ट एड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से देखिए। फर्स्ट एड टेक्निक्स यानी कि प्राथमिक चिकित्सा प्रविधियों के साथ में हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। मैं सांसी जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल कैरियरिक्स पर। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही ईजी चैप्टर कवर करने वाले, ईजी टॉपिक है ये बेसिकली, क्योंकि यूनिट 1 चल रहा है और बहुत ही ईजी में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में हम चल रहे हैं। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। परिचय के बारे में बात करें तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे रोगी को तत्कालीन आराम दे सके और उसके जीवन की रक्षा कर सके। घाव की ड्रेसिंग को करना, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी को भी चोट लग जाए तो हम जल्दी से उसे बांधने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर कोई पट्टी लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ड्रेसिंग में किसी भी चोट पर लगाई जा सकती है जिसमें हम जो ब्लीडिंग है, रक्तस्राव का मतलब होता है ब्लीडिंग, उसको रोक सकें। ठीक है, तो घायल की स्थिति में, यानी कि कोई घायल है उसकी स्थिति को स्थिर करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि उसकी स्थिति और भी ज़्यादा ना बिगड़ जाए तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए, सही रखने के लिए मतलब हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग में अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी चोटों पर भी हम ड्रेसिंग कर सकते हैं। गांज पट्टी, यहाँ पे गांज पट्टी को हाईलाइट कर लीजिए। गांज पट्टी की सहायता से जो है हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग घाव को ठीक करने के लिए तथा हानि से बचाने के लिए की जाती है, यानी कि घाव अच्छे से ठीक हो जाए और ज़्यादा हानि भी ना हो, इसको बचाए रखने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग में जो है वो संपर्क में आती है, यानी कि जो ड्रेसिंग है वो डायरेक्टली घाव के संपर्क में आती है। और इसमें क्या होता है, इसका ड्रेसिंग का अर्थ क्या है, साफ सुथरा ऊपर से लगाया गया मरहम। ठीक है, नॉर्मली जो मरहम होता है हम उसे ड्रेसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो किसी घाव को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाती है बैंडेज। रोगी को चोट में देखकर उसमें निश्चित किया जाता है कि उसमें कौन सी बैंडेज लगेगी। जो बैंडेज है वो 3 प्रकार की होती है, स्ट्रिप बैंडेज, प्रेशर बैंडेज और मोलस्किन बैंडेज। जो जब भी रोगी की स्थिति को स्थिर रखने के लिए हम बैंडेज को प्रयोग कर सकते हैं। और बैंडेज लगाते समय हमें ये देख लेना जरूरी है कि जो घाव है उस पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो ये बैंडेज है वो छोटी चोटों पर भी लगाई जा सकती है और ये छोटी चोटों के प्रयोग में ही लाई जाती हैं। घाव पर अगर हर घाव एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हम अलग अलग बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर अगर छोटी चोट है तो आप स्ट्रिप बैंडेज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपके हाथ में, आपकी उंगली में चोट लग जाती है, तब आप छोटी कट में स्ट्रिप बैंडेज का प्रयोग करते हैं। अगर त्वचा आपकी जल जाए तब हम गांज पट्टी का प्रयोग करते हैं। इसके लिए घाव पर बर्न प्रोटेक्टिंग क्रीम लगाकर गांज पट्टी बांध देते हैं और ऊपर से टेप लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमें जले हुए हिस्से को छूना नहीं है बार बार, ताकि हम डॉक्टर से सलाह मशवरा लें तो बेहतर रिजल्ट आए। फफोले पड़ने पर हम मोलस्किन बैंडेज का प्रयोग करते हैं, और जो मोलस्किन है वो फोम से बनी हुई होती है, ये बात ध्यान रखना। और फफोले पर ब्लिस्टर वाली जगह लग जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी हमें अपने फफोलों को फाड़ना नहीं चाहिए, मतलब दबाना नहीं चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, नॉर्मली उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी कोई गहरा कट लग जाए तब हम प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं और गांज पट्टी से इस घाव को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, जिससे खून है वो रुक जाता है। जब गहरे घाव में ज़्यादा खून आता है तो प्रेशर बैंडेज क्या करता है, जो उसे खून को रोक देता है, जिससे चोट वाली जगह पे हम प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपकी हड्डी टूट जाए या फिर आपके सामने किसी की हड्डी टूट जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, बड़े साइज़ की बैंडेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो फ्रैक्चर की हुई हड्डी को सहारा दे देती है। ठीक है, ऐसी बैंडेज का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड यहाँ पर इसे गले से ले जाते हुए ऐसे बांध देते हैं, तो जैसे हड्डी टूटने पर ट्रायंगल का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेनिट्रेटिंग बाउंड, कैसे ऐसे घाव होते हैं जिसमें त्वचा में चीज़ें कोई घुस जाती है, जैसे कांच स्किन में घुस जाता है, उस घाव को बोलते हैं पेनिट्रेटिंग घाव, यानी कि पेनिट्रेटिंग बाउंड। ऐसे घाव में जो ऑब्जेक्ट है वो स्किन में भी घुस सकता है, तो उसके अंदर हो सकता है
तो इसे इसकी जो ड्रेसिंग है ना वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, क्योंकि मान के चलो आपकी स्किन में या फिर नॉर्मली किसी मैं यहाँ पे आपकी ले रही हूँ, आप किसी को भी सोच सकते हैं। जब किसी की स्किन के अंदर कांच घुस जाए तो क्या होगा, हो सकता है जब आप कांच निकाल रहे हैं तो उस कांच का कुछ पार्ट है वो उसकी बॉडी के अंदर ही रह जाए, उसकी स्किन के अंदर ही रह जाए। तो इस चीज़ को बचाए रखने के लिए हम इसकी ड्रेसिंग जो है वो डॉक्टर से ही करवाते हैं। और अगर आपको किसी की मदद करनी हो तो घाव पर कुछ लगाने की बजाय आप सर्जिकल बैंडेज से कवर कर दें, यानी कि सर्जिकल बैंडेज आती हैं उनसे कवर कर दें अगर आपको किसी की मदद करनी है। लेकिन जो ड्रेसिंग है इसकी वो डॉक्टर ही करेगा, आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए कांच रह भी गया उसकी स्किन के अंदर तो वो आगे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं नॉर्मली। खरोंच आने पर आप स्ट्रिप बैंडेज का, यानी कि छोटी मोटी जो चोट लग जाती है उसमें आप स्ट्रिप बैंडेज का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, स्ट्रिप बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे। यदि घाव बड़ा नहीं है तो घाव को एंटीसेप्टिक से साफ कर देंगे और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे, जिससे जैसे कि सड़क और लोहे की चीज़ों से हल्की फुल्की खरोंच आ जाती है ना, तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना चाहिए, जो कि हर कोई रिकमेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर घायल का स्थानांतरण की प्रतिविधियाँ, यानी कि ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स, यानी किसी को चोट लग जाती है तो उसे वहाँ से उठा के हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं, इस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट टेक्निक। अब ये जो ट्रांसपोर्ट टेक्निक है वो कई प्रकार की होती है, यानी कि अगर आप अकेले हो और आपको किसी को उठा के हॉस्पिटल लेके जाना है तो आप किस तरीके से लेके जाओगे, उसे सहारा देकर एक साथ चलना है। इसमें क्या होता है, जो घायल है उसके स्वस्थ भागों की ओर खड़े हो जाए, यानी कि उसको अगर एक तरफ चोट लगी है तो दूसरी तरफ आकर खड़े हो जाए और उधर उसे कमर से सहारा दें और घायल को सहायता की ओर मतलब जो हॉस्पिटल है उसकी ओर कंधे पर रखते हुए ले जाए, जिससे क्या होगा, उसे कम चोट भी लगेगी और उसे जो घायल है वो आपकी सहायता से चल सकता है और वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन मान के चलो आपका जो आपको जो भी चोट खाया हुआ बंदा मिला वो चल नहीं सकता, तो आप उसे कंधे पर उठाकर ले जाएं। नेक्स्ट है, आप उसे पीठ पर लाद कर भी जा सकते हैं और इस तरीके से बाहों में उठाकर भी ले जा सकते हैं। यही थे इसके 3 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आप उसे गोद में उठाकर भी ले जा सकते हैं और यहाँ पर खिसकाकर भी आप उसे ले जा सकते हैं, यदि आप सिर्फ सिंगल पर्सन है तो। मान के चलो आपकी मदद करने 2 लोग आ गए आपके पास में, मतलब आप एक है और एक और आ गया आपकी मदद करने, तब आप उसे उठाकर ले जा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेचर से स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि जैसे किसी चीज़ पर उठाकर रखकर ले जा सकते हैं। और हस्तासन प्रतिविधि से आप उसे उठाकर ले जा सकते हैं। अगर मान के चलो 2 से अधिक लोग आ गए तो आप चारपाई बनाकर लेके जा सकते हैं, डोली के द्वारा उठाकर लेकर जा सकते हैं। और घायल के स्थानांतर की आसन की विधियां निम्न है। हस्तासन इसमें आप 33 बैठक और 34 बैठक, ये मेन है, ये नॉर्मली है, रीड कर लो, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेट्स डू, एक एक चीज़ कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको देखते हैं कि आप हमारे चैनल को बहुत ग्रो सपोर्ट दे रही हैं। चौहत्ती बैठक बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? अभी हमने देखा चौहत्ती बैठक बनाने के लिए ये कौन सा है, हस्तासन, और हस्तासन में किसकी जरूरत होती है, सिर्फ 2 व्यक्तियों को, यानी कि यहाँ पर हमें 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ने वाली है। आगे की दुर्घटना से व्यक्तियों को बचाने की उपयुक्त विधि है, यानी कि आग लगे तो कौन सी घटना, मतलब किस तरीके से उठाकर बंदे को लेके जाना चाहिए कि वो बच जाए, तो खिसका कर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी हो सकता है कि आप भी उस आग में फंसे हुए हो, तो आप खिसका कर लेके जाएंगे, वो बेस्ट रहेगा। अगर ब्लीडिंग हो रही है या फिर अस्थि भंग हो चुका है तो आप बंदे को किस तरीके से उठा के लेके जाओगे, स्थानांतरण मतलब ट्रांसपोर्ट करोगे, तो 4 पाइप पर स्थानांतरण करेंगे। नेक्स्ट है, 73 बैठक बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, 2 लोगों की आवश्यकता है। एक व्यक्ति द्वारा घायल के स्थानांतरण की विधि को
विधि है वो कौन सी विधि है जिसमें हम एक व्यक्ति की सहायता से ही घायल व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकते हैं। भाई उसे हम सहारा देकर भी उठाकर लेकर जा सकते हैं, कंधे पर भी उठाकर लेकर जा सकते हैं, पीठ पर लाद कर भी लेकर जा सकते हैं, यानी कि तीनों ही बेस्ट है, तीनों ही इसके आंसर रहने वाले हैं। तो उपयुक्त सभी। दो व्यक्तियों द्वारा घायल का स्थानांतरण की विधि है, एक तो स्ट्रेचर और हस्त आसन। तो स इज द बेस्ट। दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा घायल के स्थानांतरण की विधि को कौन सी विधि है वो चारपाई पर स्थानांतर कर सकते हैं, डोली द्वारा स्थानांतर कर सकते हैं और हाथों पर उठाकर ले जा सकते हैं। दिस द यानी कि द इज द बेस्ट। हस्त आसन की विधि है, हस्त आसन की विधि क्या है, कौन कौन सी है, दो हत्ती है जी हाँ, ती हत्ती है जी हाँ, चौहत्ती है जी हाँ। तो द आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर घायल के स्थानांतरण के समय देने योग्य बात है, वो ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बात है कि जो घायल का स्ट्रेचर सदैव सीधा रखना चाहिए, जो घायल है उसे स्ट्रेचर के ऊपर सीधा रखना चाहिए। घायल को सदैव सुगम मार्ग मतलब एक दचीले ऊंचे नीचे रास्ते या बेकार उबड़ खाबड़ रास्ते से नहीं ले जाते हुए एक सुगम सीधा रास्ते से ले जा सकते, ताकि उसकी चोटों पर भी जो घाव हैं उन पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। घायल को ऊंचे नीचे धरातल यानी कि ऊंचे नीचे रास्तों से लेकर जाना चाहिए, नहीं लेकर जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर उपयुक्त सभी। घायल के स्थानांतरण की एकल बचाने यानी कि एक ही व्यक्ति है तो वो किस किस तरीकों से बचा सकता है, वो खिसका कर लेकर जा सकता है, वो कंधे पर उठाकर लेकर जा सकता है, बाहों में उठाकर लेकर जा सकता है। उपयुक्त सभी। ड्रेसिंग करना कहलाता है, ड्रेसिंग करना क्या कहलाता है, घाव को डिटॉल से साफ करना, हाँ भाई। घाव के ऊपर मलहम लगाना, हाँ भाई। गांज की पट्टी रखना, हाँ भाई। तो उपयुक्त सभी। बैंडेज, बैंडेज किस चोट के लिए प्रयोग की जाती है, बड़ी चोट के लिए, सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए या फिर छोटी चोट के लिए। बैंडेज हमेशा छोटी चोट के लिए प्रयुक्त की जाती है। बैंडेज का प्रकार इसमें से कौन कौन सा, स्ट्रिप बैंडेज है, प्रेशर बैंडेज है, मोलस्किन बैंडेज है, यानी कि द सही है। यदि छोटे कट है तो क्या कौन सी बैंडेज लगानी चाहिए, हमें छोटे कट है तो स्ट्रिप बैंडेज लगानी चाहिए। हाथ या उंगली कट जाने पर कौन सी बैंडेज लगानी चाहिए, हाथ या उंगली कट जाए तो कौन सी बैंडेज लगानी चाहिए, स्ट्रिप बैंडेज लगानी चाहिए। ड्रेसिंग कब की जाती है, जब चोट लग जाने पर, हाँ भाई चोट लग जाने पर करते हैं। लेकिन इसका ड्रेसिंग करने का मेन रीज़न यही होता है कि उसमें ब्लीडिंग हो रही हो, रक्त स्प्रा हो रहा हो और क्या बोलते हैं, घायल की स्थिति को स्थिर रखने के लिए, हाँ भाई घायल की स्थिति को स्थिर रखने के लिए भी हम ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि द आंसर इज द बेस्ट। यदि त्वचा जली हो तो किसका प्रयोग करना चाहिए, यदि त्वचा जल रही हो तो किसका प्रयोग करना चाहिए, बर्न प्रोटेक्टिंग क्रीम लगानी चाहिए, हाँ भाई। टेप लगा दें, हाँ भाई। गांज पट्टी बांध दें, हाँ भाई। तो उपयुक्त सभी। यदि त्वचा जल जाए या फफोले पड़ जाए तो कौन सी बैंडेज लगानी चाहिए, मोलस्किन बैंडेज लगानी चाहिए क्योंकि ये फोम की बनी हुई होती है। यदि त्वचा में गहरा कट लग जाए तो किस बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए, गहरे कट लगने पर हम प्रेशर बैंडेज का उपयोग करते हैं। यदि हड्डी टूट जाए तो किस बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए, बड़े साइज की बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। यदि अधिक खून वाली चोटों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर ज़्यादा खून निकल रहा हो तो कौन सी जो बैंडेज है वो इस्तेमाल की जाती है, वो है प्रेशर बैंडेज। मोलस्किन बना है, मोलस्किन किसका बना हुआ है, फोम का बना हुआ है। खरोच लगने पर किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रिप बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। अधिक रक्तस्राव होने पर कौन प्रयोग में लाया जाता है, प्रेशर बैंडेज प्रयोग में लाई जाती है। पेनिट्रेटिंग बाउंड घाव है वो कौन से घाव होते हैं जिसमें जो कांच है वो चुभ जाए, अंदर तक चला जाए, स इज दी बेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन सही जाएगा। पट्टी कितने प्रकार की होती हैं, पट्टी है दो प्रकार की। लंबी पट्टी क्यों बांधी जाती है, जब आपको चोट लग जाए, जैसे कि क्यों बांधी जाती है, रुई को बांधने के लिए, हाँ भाई रुई अच्छे से बन जाए क्योंकि चोट कुछ ज़्यादा ही होती है तब हम लंबी पट्टियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। औषधि को स्थिर रखने के लिए, हाँ भाई खपच्चियाँ को यथास्थान रखने के लिए, हाँ भाई। तो द आंसर इज दी बेस्ट। तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, तिकोनी पट्टी किधर बांधी जाती है, हमारे छाती, पीठ और सिर पर बांधी जाती है तिकोनी पट्टियाँ। पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह दबाव नहीं डालती है और आसानी से खुल भी जाती है। पट्टियों को बांधने
पट्टियों को बांधते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो पट्टी है वो ढीली ना हो, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं देंगी और आसानी से खुल भी जाएंगी। पट्टी जो है वो ज़्यादा कसी हुई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ब्लड फ्लो को रोक देंगी। यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जो अच्छे से हो रहा है ब्लड फ्लो, उसको रोक देंगी। पट्टियों की गांठ चोट पर लगी ना हो, क्योंकि वो दर्द देंगी चोट पर। तो उपयुक्त सभी। सेंट जॉन झोली का क्या काम है, मतलब उसका क्या काम आता है? एक हाथ को सहारा देने के लिए हम सेंट जॉन झोली का प्रयोग करते हैं। गांठ का प्रकार है, गांठ कितने प्रकार की होती है? ग्रेनी गांठ होती है और रीफ गांठ होती है। तो स आंसर दी बेस्ट। रीफ गांठ की विशेषता है, रीफ गांठ की क्या विशेषता है कि वो चुभती नहीं है और चपटी भी नहीं होती और ढीली नहीं, ज़्यादा ढीली भी नहीं होती है, इसलिए रीफ गांठ बेस्ट है। तिकोनी पट्टी तथा झोली में कौन सी गांठ बांधी जाती है? कौन सी गांठ बांधी जाती है? रीफ गांठ बांधी जाती है। कॉलर कफ झोली किस अंग को सहारा देने के लिए बांधी जाती है? कलाई को सहारा देने के लिए। कफ समझ लो, कफ किधर होता है हमारा? हाथ पर ही तो होता है, तो कलाई। लंबी लंबी पट्टियां बांधते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला तो वो तो स्वच्छ हो और उचित आकार की हो और कीटाणु बैक्टीरिया रहित, वायरस रहित, माइक्रोब्स रहित होनी ही चाहिए। हंसली की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जो गांठ है वो ऊपर की ओर न हो। सूखी पट्टी की जाती है, जो सूखी पट्टी होती है वो की जाती है किस पर? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितने पट्टियों की आवश्यकता होती है? 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। तिकोनी पट्टी बनाने में सामान्यतः कितनी कपड़े की आवश्यकता होती है? 1 मीटर कपड़े की, 1 मीटर वर्गाकार कपड़े की आवश्यकता होती है। सामान्यतः उंगली की पट्टी कितनी चौड़ी होती है? 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे फर्स्ट एड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।